Same amount you will post on your credit side. In this way, this entry has been completed where you have sold your commodities on cash and cash is immediately deposited in the bank account. All right, अब 20 एंट्री कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपके पास है 22 सेकेंड में आपने क्या किया, विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड पेड वेजेस. इसकी भी आप अगर इफ़ यू आर विलिंग टू हैव यू कैन मेक 3 एंट्रीज, यू कैन मेक सिंगल एंट्री और यू कैन मेक 2 एंट्रीज. तो मैं एक्चुअली इस ओपिनियन में हूँ कि आपको एंट्रीज़ को कंबाइन जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी. चूँकि आपका ये अंडरस्टैंडिंग स्टेज चल रही है एट दिस टाइम, कंबाइनिंग एंट्रीज मीन्स यू आर कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसीजर. मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा रहा हूँ. और जैसे आपने ये ऊपर वाली एंट्री की उसमें मैंने आपको कंबाइन एंट्री करके दी है, सेपरेट नहीं करके दी, सेपरेट दिखा दी. इसी तरह से अब जो ये 22 एंट्री है पहले आप इसको सेपरेट सीखें. सबसे पहला स्टेप आप टेक ओवर करें. आपने काम क्या किया है, यू हैव विदड्रॉन अमाउंट फ्रॉम योर बैंक. बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट इज़ योर एसेट व्हेन यू आर ड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. When you have withdrawn amount from your bank account would be decreased. Bank is your asset, means asset has been decreased and asset should be credited. That is why you are writing name of bank on credit side. बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं, बैंक अकाउंट कम हो गया, एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पर आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया. अब वो अगर विड्रॉ करवाई हैं, बैंक में जाएंगे, आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, यू विल रिसीव कैश. कैश इज़ अगेन योर एसेट. व्हेन यू हैव रिसीव योर कैश, कैश इज़ इंक्रीजिंग, ultimately asset is increasing, increase in asset should be debited. That is why you are writing name of cash on debit side. कैश डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश इज़ इंक्रीजिंग एंड बैंक इज़ डिक्रीजिंग. दिस इज़ फर्स्ट स्टेप. अब आपने जो कैश विड्रॉ किया है उसका एक पर्पस था. कैश वॉज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड वाई यू हैव विड्रॉन दैट कैश फ्रॉम द बैंक, एज यू वर विलिंग टू पे योर वेजेस. आपने वेजेस पे करनी थी. ये आपका सेकंड स्टेप हो गया. 3 स्टेप्स में इस एंट्री को करेंगे. वेजेस पे किए हैं तो व्हाट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम यू, cash you are paying means cash is going out, cash is your asset. Due to payment cash is decreasing, decrease in asset should be credited, so you will write name of cash on credit side. This is your first step. अच्छा, किस लिए कैश पे किया है, you have paid that cash for wages. It means wages your expense side is always debited, so what you will do, you will debit your wages account. अब सबसे पहले इसकी अमाउंट भी साथ में पोस्ट करनी चाहिए. वैसे आपने जो विड्रॉ किया है बैंक से, हाउ मच दैट अमाउंट इज़ 16,000. तो आपने बैंक से 16,000 रुपये निकाले, यू विल पुट 16,000 ओवर हेयर. सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन योर सेकेंड साइड, मीन्स क्रेडिट साइड. उसके बाद 16,000 रुपये आप लेकर आए बैंक से और आपने उनमें से वेजेस पे की हैं 6,000 रुपये की. 16,000 रुपये में से 6,000 रुपये की आप वेजेस पे कर रहे हैं, तो वेजेस के आगे डेबिट साइड पे 6,000 और सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन क्रेडिट साइड. ये आपने वेजेस पे की, लेकिन 16,000 रुपये निकाल के लाए, 6,000 की अभी तक वेजेस पे की हैं. तो दूसरा काम आपने करना है और वो दूसरा काम आपने अपना रेंट पे किया है. वो कितना है, 10,000 रुपये का. 2 काम किए. सेकेंड वर्किंग इज़ रेंट पेड. पे किया है तो अगेन कैश इज़ गोइंग आउट. इट मीन्स योर कैश इज़ डिक्रीजिंग, कैश इज़ योर एसेट. अल्टीमेटली एसेट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड. दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग कैश ऑन क्रेडिट साइड, बिकॉज योर एसेट हैज़ बीन डिक्रीज्ड. ये आपकी क्रेडिट साइड होगी. अब क्यों आप कैश पे कर रहे हैं, सेकेंड काम आपने किया, रेंट इज़ पेड. ड्यू टू पेमेंट, rent is your expense, and due to payment your expense has been increased. Increase in expense should be debited. That is why you are writing name of rent on debit side. और उसके लिए जो अमाउंट रेंट की वो बोल रहा है दैट इज़ 10,000. तो अब आपको समझ लग गई कि 16,000 रुपये बैंक से निकाल के लाए और 10,000 रुपये का आपने रेंट पे किया है और 6,000 रुपये की आपने वेजेस पे की. इसका मतलब पूरे के पूरे पैसे आपके यूटिलाइज हो गए. सो दिस इज़ द फर्स्ट वे वेयर यू विल राइट 3 एंट्रीज कंबाइन. 3 एंट्रीज आप करेंगे एक एंट्री की के लिए. जो एक ट्रांजैक्शन आपने की, आपने पैसे निकलवाए बैंक से और उन पैसों को यूज़ करके आपने वेजेस भी पे की और रेंट भी पे की. और एज़ यूजुअल
मैं अब आपको इसकी एक ही एंट्री भी करना बता देता हूँ, लेकिन वो आप समझ जाएंगे कि वो एक एंट्री करना और 3 एंट्रीज करना दोनों में डिफरेंस है। अब आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हैं। पहले हम इसकी डेट मेंशन कर देते हैं कि आपने कैश विड्रॉ कराया था बैंक से, ये वाली एंट्री की है और इसकी डेट है 22। तो आप यहाँ पर 22 एंट्री की डेट पुट कर दें और इन सब की डेट सेम है, सेम एंट्री आपने की है। और ये 22 आपके पास बी पार्ट आ जाएगा और ये एंट्री 22 लेकिन सी पार्ट आ जाएगा। और सबसे पहले 22 है लेकिन उसके साथ हम मेंशन कर देते हैं ये ए पार्ट आ गया जी। इस तरह से आपने एंट्री की। अब समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, आप ये काम भी कर सकते हैं कि इन सारी एंट्रीज़ को आप कंबाइन कर दें। और वो कैसे होगा, आपने पैसे निकलवाए हैं बैंक से, सबसे पहले इस बात को सोचना है यू हैव ड्रॉन अमाउंट फ्रॉम योर बैंक। तो सिंस यू आर टेकिंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक, अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज इन बैंक अकाउंट मीन्स डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, सो यू विल राइट बैंक अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। अब पैसे आपके हाथ में आए लेकिन आपने अपने पास नहीं रखे, यू हैव immediately paid that amount for 2 type of expenses. First you have paid wages and secondly rent. These are expenses and expense side is fixed, which is debit side. First expense what you have paid is wages, सेकेंड एक्सपेंस यू हैव पेड रेंट। एक्सपेंसिस साइड कौन सी होती है, डेबिट। तो आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, रेंट को डेबिट कर दिया। वाई, बिकॉज इट्स एक्सपेंस। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बैंक से पैसे निकल कर गए थे। वेजेस कितनी आपने पे की हैं, दैट इज़ 6000। और रेंट कितना पे किया है, दैट इज़ 10000। और फिर टोटल पैसे जो बैंक से निकलवाए वो कितने थे, 16000। नाउ यू कैन सी, आप ये जो 3 एंट्रीज़ कर रहे हैं उन 3 एंट्रीज़ की जगह सिर्फ एक एंट्री भी की जा सकती है। वहाँ पर भी आप चेक करें कैश डेबिट हो रहा है और यहाँ पर 2 जगह पे कैश क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गया। डेबिट आपने 16000 के साथ किया और क्रेडिट 6 और 10 16 के साथ किया। इन दिस वे कैश डेबिट साइड 16000 इज कैंसल्ड विद कैश क्रेडिट साइड 16000। कैश तो हो गया कैंसिल। तो बाकी क्या बचा, वेजेस और रेंट बचे, वो आपने वेजेस और रेंट इधर लिख दिए। और क्रेडिट साइड पे चूँकि कैश ख़त्म हो गया, सिर्फ एक बैंक बचा, तो आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब आपको समझ लग गई होगी। इसके बाद आप बिल्कुल ओपन है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग स्टेज में कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने, इस वजह से मैंने अलहदा लिख दी। और मैंने इसकी कंबाइन एंट्री भी करके आपको दिखा दी है, सो दैट इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। सिंस हमने आप अभी के लिए तय किया है कि आप अलग अलग एंट्रीज़ करेंगे, तो हम ये जो कंबाइन एंट्री है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़हन में सिर्फ रखिएगा कि इस एंट्री को हमने अगर कंबाइन करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। उस वक्त तक के लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। और अब हम 22 एंट्री कर चुके हैं, तो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 22 के बाद है हमारे पास 23 एंट्री और उसके अंदर हमने क्या किया, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कैश 6000 एंड चेक 10000। आपने कैश रिसीव किया 6000 और चेक रिसीव किया 10000 और बोथ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दोनों को आपने बैंक में जमा करवा दिया। अब अगर आप समझ रहे हैं तो ये ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि एक बंदा एक्स है एंड यू हैव रिसीव्ड कैश एंड चेक। आपने 2 चीज़ें उससे रिसीव की हैं, पैसे भी रिसीव किए और चेक भी, लेकिन दोनों को जमा करा दिया बैंक। अगेन यू कैन मेक सिंगल एंट्री एंड यू कैन मेक मल्टीपल एंट्रीज़। पहले हम मल्टीपल एंट्रीज़ कर लेते हैं। अब ये एंट्री है 23 और आपने पहले ये एक एंट्री करनी है, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कैश 6000। तो आपने एक्स से कैश रिसीव किया है 6000 का। अगर आपने एक्स से कैश रिसीव किया है तो व्हाट इज़ कमिंग इन, कैश। कैश इज़ योर एसेट, ड्यू टू रिसीविंग योर कैश इज़ इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली एसेट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो यू हैव डेबिटेड योर कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हो गई। अच्छा जी, उसके बाद किससे पैसे आपने रिसीव किए हैं, वो आपको पता है कि एक्स इज़ द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज़ बीइंग रिसीव्ड। यहाँ पे चेक करें, रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स वॉज द पर्सन फ्रॉम whom amount was receivable. He was your account receivable. Since now amount has been received, he is no more your account receivable, no more your asset. After receiving your amount, asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why your account receivable X would be
रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। अब आप सोचेंगे अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है, इसको एसेट की साइड तो डेबिट होती है, लेकिन जब आपने कैश रिसीव कर लिया तो इसका मतलब वो अब आपका एसेट नहीं है। ड्यू टू रिसीविंग अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल इट मींस ही इज़ नो मोर योर अकाउंट रिसीवेबल, नो मोर योर एसेट, एसेट कम हो गया। डिक्रीज इन एसेट शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज़ वाई आपने एक्स का नाम क्रेडिट साइड पर लिख दिया हुआ। ये फर्स्ट एंट्री आपने कंप्लीट की है। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बाय पार्ट्स इन एंट्रीज़ को कर रहे हैं। पहली एंट्री, आपने एक्स से पैसे रिसीव किए थे 6000 के, और वो 6000 पहले आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। डेबिट साइड पर आप लिखेंगे 6000 और सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन योर क्रेडिट साइड। ये फर्स्ट पार्ट इस एंट्री का हो गया, और इस एंट्री की डेट थी 23rd। अगेन आप वही काम करेंगे, यहाँ पर डेट लिखते वक्त 23rd ए पोस्ट कर दें, क्योंकि हम इसको कंबाइन नहीं अभी कर रहे हैं। अब इसी 23rd का नेक्स्ट पार्ट है कि उससे चेक भी रिसीव हुआ है, और चेक जो है दैट इज़ फॉर ₹10,000। एक्स से ही चेक रिसीव हुआ है, और चूंकि हमने इसको सेपरेट करना है, अभी वो चेक बैंक में नहीं गया, तो जब तक बैंक में नहीं जाता आपने उस बैंक का नाम नहीं लिखना फॉर द टाइम बिंग। आपके पास चेक आ रहा है तो आप यू वर सपोज टू राइट चेक कि चेक इज़ यू आर रिसीविंग योर चेक, चेक इज़ कंसिडरेबली योर एसेट। रिसीविंग मीन्स कि आपके एसेट में इंक्रीज हो रहा है। चेक का नाम आपको डेबिट साइड पे लिखना चाहिए। इन अकाउंटिंग वी डू नॉट राइट नेम ऑफ चेक, तो फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली आप उसको एज कैश अपना एसेट कंसिडर करेंगे, जबकि वो अभी कैश हुआ नहीं। किससे रिसीव कर रहे हैं? फ्रॉम ए, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड एक्स was your account receivable. You have received a check from X. Now he is no more your asset, no more account receivable. Asset is decreasing. Decrease in asset should be credited. That is why you are writing name of account receivable X on credit side. ये आपने उससे चेक रिसीव किया। चेक की जो अमाउंट है वो जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, चेक वॉज 10,000, तो 10,000 की अमाउंट आप पोस्ट करेंगे यहाँ डेबिट साइड पर, और सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन योर क्रेडिट साइड। अच्छा जी, अब हम एंट्री नंबर 23rd कर रहे हैं, और इसके दो पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। 23rd इसके साथ आप लगा दें बी पार्ट। ओके, अब एक काम उसने और किया 23rd के अंदर, और वो ये स्टेज है कि बोथ, यहाँ पर वो डिस्कस कर रहा है बोथ, यानी कि जो कैश मिला और चेक मिला, बोथ वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दोनों को ही उसने बैंक में जमा करवा दिया। ओके, बैंक में जमा करवाया तो उसका क्या मतलब निकलता है कि आपने अपने कैश को और अपने चेक को, ये आपके पास कैश था, ये आपके पास चेक था, दोनों को बैंक में जमा करवाया। इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड कैश एंड चेक्स इनटू योर बैंक अकाउंट, इट मीन्स अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी इंक्रीज्ड। बैंक इज योर एसेट। ड्यू टू डिपॉजिटिंग अमाउंट योर एसेट हैज़ बीन इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। That is why you are writing name of bank on your debit side. ओके, यहाँ पर आपने अपने बैंक को डेबिट कर दिया। और अब आप थोड़ी सी बात को समझें कि ये आपके पास कैश पड़ा हुआ था, ये भी निकल कर चला गया और बैंक में गया, और ये दूसरा आपके पास चेक था, ये भी निकल के गया और बैंक में गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश जब आए तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया था। अब चूंकि कैश आपके पास से निकल कर जा रहा है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। पहले तो जो प्योर कैश था आप उसको लिख दें, और यहाँ उसको मेंशन कर दें। जो प्योर कैश था दैट वाज 6000, तो आप पहले तो यहाँ 6000 मेंशन कर दें। अच्छा, आपने चूँकि दूसरा जो कैश था चेक वाला उसको भी बैंक में जमा करवाया, तो उसको आप टू कैश लिखें। आपने वैसे नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो चेक था वो भी निकल कर चला गया आपके बैंक अकाउंट में, और वो चेक कितने का था? 10,000 का, तो यहाँ मेंशन कर दें 10,000। अब कलेक्टिवली बैंक अकाउंट में कितना इजाफा हुआ? 6,000 रुपये का आपके पास कैश था जो आपने बैंक में जमा करवाया, 10,000 रुपये का चेक था, तो कलेक्टिवली 16,000 रुपये का इजाफा हुआ। इस तरह से ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसको क्लोज करने के लिए एक लाइन लगा दें। ये 23rd एंट्री तो थी,
मगर हमने इसको कंसिडर किया अपना सी पार्ट, चूँकि एंट्री में 3 अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शन दी हुई थी। सबसे पहले यू हैव रिसीव कैश ऑफ 6,000, देन चेक ऑफ ₹10,000 एंड बोथ हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, मींस इंक्रीज इन बैंक अकाउंट वुड बी 16,000। अब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इट कैन बी कंबाइंड, ये इन तीनों की एक ही एंट्री हो सकती है। एक्चुअली आपने क्या किया, यू हैव रिसीव्ड कैश एंड चेक फ्रॉम एक्स, और आप वहीं बैंक में ही खड़े हुए थे और आपने वहीं से कैश और चेक पकड़ा और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, बोथ कैश एंड चेक्स हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट हैज बीन इंक्रीज, बैंक इज योर एसेट, एसेट इज इंक्रीज, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट वुड बी योर बैंक अकाउंट हैज बीन इंक्रीज। और दूसरी बात ये है कि आपने ये किससे रिसीव किया, कैश, account receivable X से he was your account receivable, that means he was your asset. Since you have received your amount from X, he is no more your asset, no more account receivable, asset is decreased, decrease in asset should be credited, that is why you will name X on credit side, he was your account receivable। यहाँ पर सिर्फ मेंशन करने के लिए लिख रहा हूँ कि वो कैश है, सिर्फ मेंशन करने के लिए लिखने का मतलब है कि आपने इसको बाद में मिटा देना है। और दूसरी बात, आपने एक्स से चेक रिसीव किया, एक्सप्लेनेशन सेम है। अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि चेक रिसीव करने के बाद आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था, ही इज़ नो मोर योर अकाउंट रिसीवेबल बिकॉज यू हैव रिसीव्ड अमाउंट, he is no more your account receivable means he is no more your asset, asset has been decreased, decrease in asset should be credited, that is why you have written name of X on credit side। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए साथ में जो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ आपने इसको लिखना नहीं है। 2 के साथ 2 वैल्यूज़ जो नज़र आ रही है ना, कैश और चेक, ये आपने बाद में मिटा लेनी है। बैंक में अल्टीमेट इजाफा क्या हुआ है कि 6,000 रुपये का आपके पास कैश था और चेक आपके पास 10,000 का था। आपने चूँकि दोनों को ही बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक में इजाफा हुआ, 1 ज़ीरो कम है, बैंक में अल्टीमेटली इंक्रीज़ हुआ 16,000 का। इसके अंदर कैश था 6,000 का और चेक था 10,000 का, तो यूँ आपके पास टोटल जो इंक्रीज़ हुआ वो 16,000 का हुआ। यहाँ रुक के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर एक स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लें। आप इस सारी एंट्री को या तो 3 हिस्सों में बांट दें और एंट्री को आप या तो ऐसे कर लें या फिर इस एंट्री को इस तरीके से कर लें। दोनों ही मेथड आपके लिए सूटेबल हैं, जो आपको लगता है कि ठीक है ये लेंथी है लेकिन समझ में आने वाली बात है। हेयर यू हैव रिसीव कैश, हेयर यू हैव रिसीव चेक, बोथ डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब यहाँ देखिए कैश डेबिट डेबिट 6 और 10 16 से, और कैश ये 2 कैश यहाँ पे नज़र आए क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ पर ये 2 कैश क्रेडिट हो रहे हैं 6,000 और 10,000 16,000। तो आपको नज़र क्या आ रहा है, कैश डेबिट डेबिट 6 और 10, कैश क्रेडिट क्रेडिट 6 और 10, कैश तो कट गया तो फिर बचा क्या, बैंक डेबिट साइड पे और एक्स और एक्स। तो बैंक डेबिट साइड पे एक्स और एक्स। अब आपका दिल करे तो आप कंबाइन कर रहे हैं, आपका दिल करे तो आप इसको सिंगल एंट्री कर दें। चूँकि हम इस वक्त जो है फंक्शनैलिटी हमारी स्टार्टिंग की है तो हम जो है कंबाइन एंट्री इस वक्त फ्यूज़ कर रहे हैं। कुछ देर के लिए इसको आप रिलीज़ कर दें, मगर आप प्लीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा इतना, जिसमें आपने और समझ लेना है एंट्रीज़ को अगर कंबाइन करना हो तो कैसे किया जा सकता है। ओके, अब आप ये वाली एंट्री इसको ख़त्म कर दें और हम अब एंट्री नंबर नेक्स्ट प्रोसीड करने लगें, और वो है 23 के बाद। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। 23 के बाद 25th एंट्री है और वो क्या, रिसीव चेक फॉर द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड बैंक्ड। अब इस एंट्री को भी आप कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। आपने किया क्या है, आपने एक चेक रिसीव किया है, और किस वजह से चेक रिसीव किया, आपने एक मशीन बेची है और फ़ौरन आपने बैंक में भी जमा करवा दिया। अब इसको अलग-अलग एंट्री की जा सकती है, दोनों बातें मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पर आके आप पहले तो ये देखें कि आपने अपनी मशीन बेची और चेक रिसीव किया। यू हैव सोल्ड योर मशीनरी एंड रिसीव चेक। सोल्ड मशीनरी मीन्स machine is going out, machine was your asset, and since you are selling your asset, asset is decreased, decrease in asset should be credited, that is why you will write name of machine on credit side, and what reason it is,
आपको अच्छी तरह से पता है कि मशीन चूँकि आप बेच रहे हैं, आपके पास से मशीन जा रही है, एसेट में कमी जिसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए मशीन को आपने क्रेडिट किया और आपने उस मशीन के बदले में चेक रिसीव किया। अभी चेक चूँकि बैंक में नहीं गया तो फॉर द टाइम बिंग, वैसे तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे चेक रिसीव किया है, फॉर द टाइम बिंग वो बैंक में नहीं गया तो आप उसको कैश कंसिडर कर लें। और चेक को सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा हुआ है। जिन जिन चीज़ों को मैं इटैलिक करता जा रहा हूँ वो आप लोगों ने नहीं लिखनी, उसको मिटा देना है, अभी सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या टेक ओवर किया, मशीन बेची और चेक रिसीव किया। और फिर जो नेक्स्ट स्टेज में आप काम कर रहे हैं, आपने उसको बैंक में भी जमा करवा दिया। वही जो चेक रिसीव किया वो बैंक में चूँकि जमा हुआ है। ये पहला जो स्टेप है, यहाँ पर एंट्री आप अपनी क्लोज़ कर दें। और अब आप ये देखें कि आपने ये चेक रिसीव किया था, यही चेक आपके पास से अब निकल कर जा रहा है, क्योंकि बैंक में जमा करवाना है तो आपके पास नहीं रहेगा। ये चेक आपके पास से अगर निकल कर गया, पहले जब रिसीव किया था तो डेबिट किया हुआ था कैश, अब चूँकि आपके पास से ये जा रहा है तो देर इज़ डिक्रीज़ इन योर एसेट, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। ये चेक एक तरह से आपका एसेट था, चला गया आपके पास से, क्रेडिट हो गया कहाँ, in your bank account. When you will deposit any check or cash in your bank account, it means amount present in your bank account would be increased. Increase in bank account means increase in asset. Increase in asset should be debited. That is why you are writing name of your bank account on debit side. Okay. अब चेक आपने कितने का रिसीव किया था, पहले आप उसको फॉलो कर लें। आपने रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेल ऑफ, और अच्छा जी आगे लिखा हुआ है अमाउंट इज़ 16,000, मैं पीछे उसको सर्च कर रहा था। 16,000 रुपये की आपने मशीन बेची। यू हैव सोल्ड योर मशीनरी फॉर 16,000 एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेम अमाउंट। और फिर आपने क्या किया, जैसे मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की, यही वाला जो चेक है ये आप बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये जो 16,000 वाला चेक है निकल के चला गया कहाँ, आपके बैंक के अंदर। इट मीन्स योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो ये आपने दो एंट्रीज़ की हैं। अब आप चाहें तो इन दो एंट्रीज़ की जगह पर एक ही एंट्री कर सकते हैं, और उसका आसान तरीका क्या है, आप देखा करें कि कैश को ऑब्जर्व करें तो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा जी, यू हैव सोल्ड योर मशीनरी, रिसीव चेक, सेकेंड स्टेप, एंड सेम चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और सेम डेट थी। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। इट मीन्स अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक विल बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज इन बैंक मतलब इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, दैट इज व्हाई यू विल राइट नेम ऑफ बैंक ऑन डेबिट साइड। और क्यों आपको चेक रिसीव किया, क्योंकि यू हैव सोल्ड योर मशीनरी। मशीनरी इज गोइंग आउट, मशीन इज योर एसेट। सिंस यू आर सेलिंग योर एसेट, देर इज डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज व्हाई यू आर राइटिंग नेम ऑफ योर एसेट ऑन क्रेडिट साइड। एसेट वाज मशीन विच इज़ डिक्रीजिंग, इसको आपने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया, सेम सिंगल एंट्री। और वो कितने का चेक था, 16,000 का था, तो आप यहाँ पर 16,000 की अमाउंट पोस्ट कर दें। इधर एक ज़ीरो ज़्यादा, मैं इसको ज़रा ख़त्म कर दूँ। ओके, अब इस जगह पर आप रुक के देखें, यू कैन मेक 2 एंट्रीज और यू कैन मेक सिंगल एंट्री, इट्स अप टू यू। और चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम कंबाइन एंट्रीज अभी नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट कभी इसको फॉलो अप करेंगे, तो मैं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें। और से ऊपर 2 एंट्रीज़ हैं और से नीचे 1 एंट्री है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में संभाल के रखें समझने के लिए। फिल वक्त आई एम क्लियरिंग दैट, ये अभी हमारे काम की नहीं है एंट्री, हम इसको कंबाइन नहीं रखना चाहते, इसको हम क्लियर कर देते हैं। और ये चूँकि हमने अलग-अलग एंट्रीज़ की हुई हैं, अब समझ में आ गई है बात, तो हम इसका जो डिस्टिंक्शन है वो भी ख़त्म कर देते हैं। 23 के बाद की एंट्री की थी, रिसीव अ चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, इसकी डेट थी 25, तो यू विल पुट 25 ओवर हेयर। ओके, और ये 25 का ए पार्ट था, ताकि बाद में हमें पता हो, ऐसा ना हो कि डेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। सेकंड एंट्री भी 25 है, लेकिन ये पार्ट बी था, इस तरह से ये एंट्री भी कंप्लीट हुई, ये नहीं चाहिए हमें, इसे ख़त्म कर देते हैं। 25 के बाद अब जो एंट्री आपके सामने है दैट इज़ 28, और 28 में क्या लिखा हुआ है, पेड बाय कैश एंड चेक 6,000। अच्छा, ये क्वेश्चन ही इस तरह का है कि आप इससे कंबाइन एंट्रीज और सेपरेट एंट्रीज दोनों कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, पेड बाय कैश 4,000 और चेक 6,000, 2 एंट्रीज हैं, तो पहले आप दोनों लहदा लहदा करें।
और आपने एंट्री पहली क्या समझनी है, पेड वाई कैश, वाई को आपने पैसे दिए हैं 4,000 रुपये। इफ़ यू हैव पेड अमाउंट टू वाई, तो दैट मीन्स अमाउंट इज गोइंग आउट, cash is going out, cash is your asset. Due to payment your asset has been decreased, decrease in asset should be credited. That is why you will write name of cash on credit side first thing. Or to whom you have paid this cash, your account payable, and who was your account payable, यहाँ पर वो mention किया हुआ है कि why was the person who is account payable. Account payable is your liability. If you have paid your cash, that means you have decreased your liability. Decrease in liability should be debited. So you will write name of your account payable on debit side. ये आपकी liability थी. It was your liability since you have paid the amount to your creditor or account payable. Now he is no more your liability. There is decrease in liability. Decrease in liability should be debited. You have named Y on debit side. ये आप एंट्री नंबर 25 के बाद कर रहे हैं और एंट्री है यहाँ पर 28, तो आप डेट मेंशन कर दें यहाँ पर 28। ओके, और ये उसका ए पार्ट आप कंसिडर करेंगे। आपने वाई को पैसे दिए हैं और पैसे कितने दिए वाई को, दैट इज़ मैंशनड लाइक 4,000, और 4,000 ही आप इधर अमाउंट लिखेंगे। डेबिट साइड would be 4,000 and same amount you will post on your credit side. इस तरह से ये हाफ पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन पहला पार्ट है, आप लाइन लगा के इसे क्लोज कर दें। अब आप करेंगे जो 28 के अंदर सेकंड पार्ट है, मतलब बी पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। और वो कैसे देखें, आपने यहाँ तक पूरा किया पेड वाई और कैश, और आगे क्या कह रहा है, उसी बंदे को वाई को आपने चेक के ज़रिए भी पेमेंट की है। अगर वाई को चेक दिया है तो इसका क्या मतलब, वाई विल गो टू योर बैंक अकाउंट, विल प्रेजेंट दैट चेक टू बैंक. इट मीन्स अमाउंट वुड बी withdrawn from your bank account. Amount present in your bank account would be decreased. It means bank is your asset, asset would be decreased, decrease in asset should be credited, so your bank account would be credited, क्योंकि वो पैसे आपके बैंक से निकलवाएगा। और कैश किसको रिसीव होगा, वाई को। वाई वाज योर अकाउंट पेएबल, सिंस यू हैव पेड अमाउंट टू वाई, ही इज नो मोर योर लाइबिलिटी, देयर इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड, दैट इज वाई यू विल नेम योर अकाउंट पेएबल ऑन डेबिट साइड. So this way you have completed your 2 entries. अब यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इसको कंबाइन करना भी आपको बताऊंगा, चूँकि आपका स्टार्टिंग का पीरियड है। टाइम से मत घबराइएगा, बिकॉज इट्स अ टाइम टू लर्न। अभी आपको सीखने के लिए अगर पूरी तरह से समझ में होगी तो यू विल बेटर बी इन प्रोग्रेस. जो चेक की अमाउंट है पहले हम वो पोस्ट कर दें। चेक यहाँ पर लिखा हुआ है 6,000 का, तो आप 6,000 ही यहाँ पर पोस्ट कर दें डेबिट साइड, और सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन योर क्रेडिट साइड. ओके, ये आपने इसको एक अलग अलग एंट्रीज़ की हैं. अब ये सारी एंट्री आप यहाँ से दोबारा पढ़ें, और लिखा क्या हुआ है कि आपने वाई को पहले कैश दिया और वाई को ही चेक दिया, वाई को कैश दिया और वाई को ही चेक दिया. तो इफ़ यू हैव पेड कैश, उसका क्या मतलब है कि आपके पास से कैश इज़ गोइंग आउट, एंड इफ़ कैश इज़ गोइंग आउट, कैश इज़ योर एसेट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज़ वाई यू विल नेम कैश ऑन क्रेडिट साइड. पहली बात तो ये हो गई, ये कैश क्या चीज़ है, ये प्योर कैश है. और उसके बाद आपने उसको, जैसे मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की कि आपने उसको चेक के ज़रिए भी पेमेंट की है. चेक के ज़रिए पेमेंट करने का मतलब है कि ही विल गो टू योर बैंक अकाउंट, विल प्रेजेंट दैट चेक टू योर बैंक, amount would be withdrawn. It means amount present in your bank account would be decreased. Bank is your asset. Since amount has been decreased, decrease in amount would cause your asset decrease, decrease in asset should be credited, that is why you will name your bank account as well on credit side. अब this cash has been given to Y and check has been given to Y. Y was your account payable, he was your liability. Since you have paid that amount to Y, your liability has been decreased, decrease in liability should be debited, that is why you are naming your account payable on debit side. लें जी, ये अगर कंबाइन करना है तो आप ये वाली एंट्री कर सकते हैं,
और अगर आपने इसको अलग अलग रखना है तो इस तरह से आप 2 एंट्रीज़ कर सकते हैं, अलग भी हो सकती है और ये कंबाइन एंट्री भी हो सकती है। और जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम चूँकि कंबाइन अभी नहीं कर रहे, तो आपने कैश दिया था, साथ में ये अमाउंट भी समझा दूँ। अगर आपने कैश दिया था 4000, तो 4000 आप कैश के सामने लिखें। चेक दिया था आपने 6000 का, तो 6000 आप बैंक के सामने लिखें, और टोटल पेमेंट जो आपने की दैट वाज 10000 वो यहाँ लिख दें। अगर तो आपने कंबाइन करना है तो आप यूँ एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर अलग करनी है तो पहले आप वाई को कैश दिया तो अलग एंट्री कर दें, फिर वाई को चेक दिया तो अलग एंट्री कर दें। ऐसे भी कंप्लीट की जा सकती है। और हम अब चूँकि कंबाइन नहीं एंट्री कर रहे, यहाँ पे आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये अब नहीं चाहिए। एंट्री क्लियर हो गई और भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन जो 28B हो गया, अब आप अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ आएँ, वो है 30th एंट्री। और 30th में लिखा हुआ है बैंक चार्ज्ड कमीशन। क्या मतलब हुआ इसका? बैंक चार्ज्ड कमीशन, बैंक ने कमीशन चार्ज किया, और नॉर्मली दे डू नॉट आस्क यू टू कम एंड पे द अमाउंट ऑफ कमीशन और इंटरेस्ट। व्हाट दे डू, दे डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। दे चार्ज्ड कमीशन। अगर उन्होंने चार्ज कमीशन किया तो व्हाट आई हैव सेड, they do not ask you to come to pay. What they will do, they will deduct amount from your bank account. It means your amount present in your bank account would be decreased. Bank is your asset, amount has been decreased, it means asset decrease in asset should be credited. So you will write your bank account on credit side. Why? Because amount has been drawn from your bank account or deducted amount from your bank account. किस वजह से? वो कमीशन है। Since you are paying amount for commission, the commission is your expense, expenses should be debited. So you will write name of commission on debit side. यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई। और 28B के बाद जो एंट्री आप कर रहे हैं दैट इज़ 30th एंट्री, और उसकी अमाउंट भी आप देख लें, वो 1000 है। तो 1000 आप यहाँ पर अमाउंट भी पोस्ट कर दें। यू विल राइट डेबिट साइड 1000 एंड सेम अमाउंट you will post on your credit side. Since entry has been completed, you will close this entry by putting a line. और 28 के बाद ये एंट्री थी, तो उसकी जो डेट है 30 है। यू विल मेंशन डेट ओवर हेयर 30, एंट्री कंप्लीटेड। अब हम आते हैं जी लास्ट एंट्री, एक्स चेक डिसऑनर्ड। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंट्री टू अंडरस्टैंड। फॉर मी ब्यूटी इज़ नॉलेज, ब्यूटी इज़ विजडम, ब्यूटी इज़ स्किल। तो यहाँ पर जो लास्ट एंट्री है एक्स चेक डिसऑनर्ड। अब आपको पहले ऊपर जाके देखना है कि एक्स से चेक रिसीव कब हुआ था। वो आपको नज़र आ रहा है, यू कैन सी ओवर हेयर 23rd एंट्री में एक्स का नाम आ रहा है, और उससे आपने चेक रिसीव किया था 10,000 का। और यही वाली एंट्री है जो नीचे आके आपको पता चल रहा है कि वो डिसऑनर हो गया। यानी जो एक्स से चेक रिसीव किया था वो डिसऑनर हो गया, और ऊपर एक्स की एंट्री है 23rd। अब आप भी क्या करें, पहले आप 23rd में जाएं, वहाँ से आपने जो चेक रिसीव किया था वो उस अमाउंट को आप पिक करें। एक्स से चेक 10,000 का रिसीव किया था, यहाँ पर ये 10,000 का, इसके साथ मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ आपके समझाने के लिए कि इट वाज चेक, और चेक को ज़रा डिफरेंट कर देता हूँ कि ये एंट्री का हिस्सा नहीं है। इस एंट्री पे आप फोकस रखिए। आपने चेक रिसीव किया था 10,000 का। अब वो चेक जो है डिसऑनर हो गया, उसी चेक को आपने बैंक में जमा करवाया हुआ था। ख्याल रहेगी बात, यहाँ पर चेक था 10,000 रुपये का, वो आपने एक्स से चेक रिसीव किया हुआ था, वही आपने बैंक में जमा करवाया, और अब वो डिसऑनर हो गया। उसी डिसऑनरिंग को आप यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। देखें, आपने जो चेक एक्स से रिसीव किया था दैट चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। 10,000 रुपये का चेक आपके पास से निकल के गया, कहाँ पर? बैंक में। बट बैंक हैड रिफ्यूज टू पे ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी सिग्नेचर्स वर नॉट वैलिड, मे बी डेट वाज नॉट मैंशनड, मे बी अमाउंट in numbers is not matched with the amount written in alphabets, वो मैच नहीं हुई। Check was not in a good condition, date has been passed, several reasons can be described, payment which you have made to which you have received from your ex in shape of check now dishonored।
एक्स का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, बैंक अकाउंट में आपने समझा था इजाफा हुआ, ये देखें आप एक्स वाले चेक का बैंक अकाउंट में इजाफा करके बैठे हुए थे, चेक डिसऑनर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक में इजाफा नहीं हुआ। उस वक्त इजाफा हो गया था व्हेन यू हैव डिपॉजिटेड चेक इन योर बैंक अकाउंट, अब इजाफा नहीं हुआ तो इट मीन्स द एसेट और द बैंक हैज़ बिन डिक्रीज्ड, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, यू विल नेम बैंक ऑन क्रेडिट साइड, चेक डिसऑनर हो गया। अब व्हेन चेक वुड बी डिसऑनर्ड वेयर यू विल गो, you will go to X and will ask that your check has been dishonored, you are still my account receivable or still amount is receivable from you, you are again my asset as an account receivable, it means asset has been increased, increase in asset should be debited, so you will name X as account receivable on debit side। आपको पता चल गया है कि हमने डेबिट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं कि योर चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड, यू आर स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट एंड फॉर अस यू आर स्टिल आर एसेट, स्टिल यू आर अकाउंट रिसीवेबल, एसेट हैज़ बिन इंक्रीज्ड, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो यू हैव पुट द नेम ऑफ एक्स ऑन डेबिट साइड। अब एक्स का जो चेक था जो आपने भेजा था बैंक में, दैट अमाउंट वाज 10,000, you will post amount of 10,000 over here and same amount you will post 10,000 over here. In this way, last entry date was 31, you have completed 31 over here, entry has been completed, so you will put a line to close the entries. In this way, step by step we have gone and look at that how many entries we have completed. This was your question number 4. All entries have been completed. Journal entries we have put, and now our next step is to put these journal entries into your cash book.